गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है स्टडी मंत्रा पर। और आप सभी का हम वेलकम करते हैं एक बार फिर से आज के सेशन में। कल जो है हमारी शुरुआत हुई थी पहली क्लास से और हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने जो है ब्लड वाले टॉपिक को जो है स्टार्ट किया था। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ा सा लेट हो गए हम, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है। ब्लड जो है हमने बताया था कि ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स मिलते हैं। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो सॉलिड वाला पार्ट है और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड वाला पार्ट है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 7% के आसपास प्रोटीन होता है, 1% के आसपास जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और आप लोगों के मिनरल्स कह लो, न्यूट्रिएंट्स कह लो, या फिर आप उसके अंदर ये कह सकते हो कि मेरे भाई साल्ट और ये चीजें मिलती हैं देखने को, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है हम उस चीज को एक बार रिपीट करते हैं जो हम कल आप लोगों को बता रहे थे, ठीक है मेरे भाई। प्लाज्मा, प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे, प्लाज्मा तो मैंने बताया था प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन है बच्चे उसके अंदर आप लोग का 50 सॉरी ब्लड 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 की अगर हम बात करेंगे, रक्त जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है बच्चे प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और एक होते हैं बच्चे ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, ठीक है, रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। एक होती है इसके अंदर क्या, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो क्या है, वो है 55% और ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो है आप लोग के 45%। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बताया था कल ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर इसका होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर हमें जो जो चीजें देखने को मिली थी वो थी सबसे ज्यादा क्या था मेरे भाई, वाटर। वाटर की अगर अमाउंट की हमने बात की थी तो ये था मेरे भाई 92%। वहीं अगर हमने बात की थी किसके बारे में मेरे भाई, प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन इसके अंदर कितने परसेंट था बच्चे, प्रोटीन इसके अंदर था 7% के आसपास। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके अंदर मेरे भाई साल्ट्स एंड आयंस, या आप इसको मिनरल्स भी कह सकते हो, तो मेरे भाई ये इसके अंदर होते हैं कितने परसेंट मेरे भाई, 1% के आसपास होते हैं, ठीक है। यानी कि जो लवण है, ठीक है, आयन है, आयन है, और जो आप लोगों के मिनरल्स है यानी कि खनिज की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितने हैं, 1% के आसपास होते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर जो है कार्बोनेट जो है साल्ट पाया जाता है, लवण पाया जाता है। आयंस की अगर हम बात करेंगे तो आयंस में कल मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो क्लोरीन जो है नेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इतना ही याद रखना जरूरी है कि कौन सा आयन सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन नेगेटिव। और सबसे कम की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई वो होता है मैग्नीशियम पॉजिटिव 2। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है सबसे कम, ये होता है क्या, सबसे कम होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है सबसे कम, ये होता है आप लोगों का सबसे कम। इतनी बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। साल्ट्स बता दिए थे, आयंस बता दिए थे। आज हम बात करेंगे मिनरल, यानी कि प्लाज्मा में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है और उस मिनरल का अमाउंट जो है वो आप लोगों का कितना होना चाहिए किसके अंदर मेरे भाई, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले कहां से, आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई मिनरल से। मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज से हम बात करने वाले हैं कि कौन सा खनिज जो है वो कितने अमाउंट में इसके अंदर होना चाहिए, कौन सा खनिज जो है इसके अंदर कितने अमाउंट में होना चाहिए। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी मेरे भाई, शुगर की, शुगर, शुगर लेवल, ठीक है, शुगर लेवल यानी कि शर्करा का लेवल, शर्करा का जो स्तर है वो कितना होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो शर्करा है उसका स्तर होना चाहिए आप लोगों का 80 से 100 mg पर डीएल, इसको हम डेसीलीटर बोलते हैं। आई बात में ये होना चाहिए इसके अंदर शर्करा का स्तर, या आप इसको ग्लूकोज लेवल भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो बच्चे, ग्लूकोज लेवल भी आप लोग कह सकते हो। अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर हमारे प्लाज्मा में मेरे भाई शुगर लेवल इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा, तो हमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे ज्यादा होगा तो हमें हो जाएगी मधुमेह। क्या हो जाएगी मेरे भाई, मधुमेह। और ये जो मधुमेह है इस मधुमेह को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मेलाइटिस, मेलाइटिस मधुमेह। इसको हम क्या कहेंगे, मेलाइटिस मधुमेह, मेलाइटिस मधुमेह कहेंगे इसको हम कहेंगे मेरे भाई। इससे ज्यादा हो जाएगा यानी कि अगर इससे अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाएगी और इस डायबिटीज को कहलाएगा डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम क्या कहेंगे,
डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस। अब वो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाए, हमारे प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स है, शुगर क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, अगर इसका अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए, 80 से 100 mg/dl होना चाहिए, अगर ये इससे ज्यादा हो गया बच्चे तो हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। मधुमेह का मतलब क्या होता है, डायबिटीज, है ना। अब मैं आप लोगों से अगर ये कहूं कि मेरे भाई साहब हमें जो है मीठा खाने से शुगर नहीं होती, शुगर होती है हमारी डेली रूटीन की प्रक्रियाएं जो होती है, आप खाना खा के पड़े रहते हो, घूमते फिरते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, खाना खाए सो गए, खाना खाए लेट गए, ठीक है, खाना खाया पड़े पड़े फोन देखते रहे, इन्हीं कारणों से हमें ज्यादातर शुगर होती है। तो जो शुगर का लेवल है नॉर्मल इतना होना चाहिए, अगर ये हमारे प्लाज्मा में इससे ज्यादा हो जाए, 80 से 100 से ज्यादा हो जाए, तो मेरे भाई हमें जो डायबिटीज होगी उसको हम क्या कहलाएंगे, मेलाइटस, मधुमेह कहेंगे। अब वो आप लोगों को क्वेश्चन देगा कि बताइए इनमें से मेलाइटस, मधुमेह, मेलाइटिस जो डायबिटीज है वो किसके कारण होती है, तो आप कहोगे सर जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जब हमारे प्लाज्मा में शुगर का लेवल 80 से 100 mg/dl से क्या हो जाएगा मेरे भाई, पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा, तब हमें क्या होगी, आप लोगों को डायबिटीज मेलाइटस होगी। दूसरी बात है मेरे भाई फैट की, अगर मैं बात करूंगा फैट की, फैट भी तो एक तरह का न्यूट्रिएंट्स हो गया, फैट यानी कि वसा, वसा की हम बात करें, वसा का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए मेरे भाई, वो होना चाहिए 150 से 180 mg/dl, इतना होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये आप लोग का वसा का लेवल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, वसा का लेवल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाए फिर क्या दिक्कत होगी, अगर मेरे भाई इससे ज्यादा आप लोगों की वसा हो जाएगी तो फिर हमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि हृदय से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम, समस्या आ जाएगी, ठीक है, यानी कि हमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगी बच्चे, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इससे ज्यादा वसा हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। शरीर के अंदर नहीं कह रहा मैं, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर है तभी तो मेरे भाई वो है। एक्चुअल में तुमने एक वर्ड सुना होगा सभी ने, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल सुना है ना। कोलेस्ट्रॉल का मतलब ही क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर फैट का बढ़ जाना, हमारे रक्त में, हमारे खून में वसा का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है आप लोगों का। अगर इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगी तो जाहिर ही बात है हमारा ब्लड क्या होने लग जाएगा, गाढ़ा होने लग जाएगा, और अगर हमारा ब्लड गाढ़ा होगा तो मेरे भाई उसको आर्टरीज, वेन में से बहने में दिक्कत होगी और हमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हृदय से संबंधित जो है बीमारी आएगी। कहीं भी तुम कार्डियक वर्ड लिखा मिलो ना, जैसे कई बार ना आप लोगों को एक वर्ड दिया जाता है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, स्टडी ऑफ हार्ट होता है। क्या होता है बच्चे, स्टडी ऑफ हार्ट होता है। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट होता है। हृदय से संबंधित जो विज्ञान है या हृदय की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो फैट का नॉर्मल अमाउंट पता चल गया, शुगर का नॉर्मल अमाउंट पता चल गया। अब हमारे जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ क्या होते हैं बच्चे, बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट है मेरे भाई यूरिया, ठीक है, उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे क्या, यूरिया। तीसरा क्या है मेरे भाई, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अपशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अपशिष्ट बोलते हैं, ठीक है, अपशिष्ट बोलते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया की हम बात करें, भाई यूरिया का अमाउंट कितना रहना चाहिए हमारे ब्लड में, तो यूरिया जो है इसका फॉर्मूला होता है NH2CO होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आप लोगों का वेस्ट हो गया। ये क्या है बच्चे, इसका फॉर्मूला है यूरिया का। हिंदी में भी इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, यूरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, यूरिया लिखेंगे। इसका जो अमाउंट होना चाहिए ना, नॉर्मल अमाउंट, वो होना चाहिए 30 mg/dl होना चाहिए, यानी कि ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर यूरिया का अमाउंट होना चाहिए। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल अमाउंट हो। अब ना क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए, यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, यूरिया का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो आप कहोगे सर 30 mg/dl होना चाहिए। अगर बाई चांस आप लोगों की बॉडी के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, अगर बाई चांस आपकी बॉडी के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, फिर क्या होगा, अगले पेज में मैं आ रहा हूं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बच्चे यूरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, यूरिया जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, NH2CO, है ना, ये वाला मैंने लिखा है। और मैंने कहा यूरिया का जो नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए, नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, सामान्य जो इसका स्तर होना चाहिए, सामान्य स्तर, तो हम बात करेंगे बच्चे, ध्यान सुनना, इसका जो सामान्य स्तर होगा वो होगा 30 mg/dl, ये होना चाहिए इसका सामान्य स्तर, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाए, अगर इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा, तो हमें एक बीमारी हो जाएगी मेरे भाई, उसका नाम होगा यूरेनिया।
उसका नाम क्या होगा मेरे भाई? यूरेनिया। इसके कारण हमें जो बीमारी होगी उस बीमारी का नाम क्या होगा? यूरेनिया होगा। यूरेनिया, यूरेनिया हमें जो है बीमारी हो जाएगी। यूरेनिया, यूरेनिया, यूरेनिया जो है इससे हमें बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी के अंदर क्या होगा मेरे भाई? इस बीमारी के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी की शेप बदल जाती है, आरबीसी का आकार बदल जाता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, यानी कि शेप चेंज होती है। और अगर आरबीसी की शेप बदल जाएगी तो मेरे भाई इनको जो है मेरे भाई जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो क्या करेंगे? इनको खा जाएंगे, इनको खत्म कर देंगे। और आरबीसी का आकार बदलेगा तो मेरे भाई ये आरबीसी जो है मेरे भाई आप लोगों के क्या हो जाएंगे? खत्म होने लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये खत्म हो जाएंगे, आरबीसी खत्म होने लग जाएंगे, ऐसे लिखो, खत्म होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, यानी कि लगातार जो है मेरे भाई इनके अंदर कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। और आरबीसी की अगर बच्चे हमारी बॉडी के अंदर कमी होगी तो फिर इसी के कारण हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई? एनीमिया होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? एनीमिया होगा, एनीमिया, है ना। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? अरक्तता, खून की कमी, खून की कमी। क्या मेरी पूरी डिटेल बात समझ में आई? अब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बताइए हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 80 से 100 mg/dl। आवाज वगैरह क्लियर आ रही ना? आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए हमारी उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल फैट का लेवल क्या होगा, वसा का लेवल क्या होगा? तो आप कहोगे बच्चे 150 से 180 mg/dl। आप लोगों से पूछा जाएगा जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम क्या है मेरे भाई? यूरिया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि यूरिया जो है उसका लेवल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 mg/dl। इससे ज्यादा होगा तो मेरे भाई यूरेनिया बीमारी हो जाएगी। यूरेनिया बीमारी के अंदर आरबीसी का आकार बदल जाएगा, आरबीसी का आकार बदल जाएगा तो इनका फेगोसिस हो जाएगा, यानी कि इनको खा लिया जाएगा, ठीक है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। और अगर आरबीसी खत्म होने लग जाएंगे तो हमें एक बीमारी हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एनीमिया, अरक्तता, खून की कमी। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यानी कि हमने जो हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं उस प्लाज्मा में मैंने तीनों चीजें बता दी आप लोगों को, है ना, तीनों चीजें बता दी। पहले मैंने पानी बताया 90 से 92%, उसके बाद मैंने प्रोटीन बताए। प्रोटीन में मैंने कौन कौन से प्रोटीन बताए थे? मैंने बताए थे आपको एल्ब्यूमिन, मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोबुलिन, मैंने आप लोगों को बताया था फाइब्रिनोजन, मैंने आप लोगों को बताया था प्रोथ्रोम्बिन, यही बताए थे। मैंने कहा था एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है और प्रोथ्रोम्बिन जो है सबसे कम मात्रा में होता है। ये बातें कल की क्लास में हमारी हुई थी या नहीं हुई थी? यहां तक किसी भी सज्जन पुरुष को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, ठीक है। सर जी डी एल का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर होता है बच्चे, डेसीलीटर, डेसीलीटर, डेसीलीटर बोल देते हैं हम इसको, डीएल, डेसीलीटर। जोनी कुमार, राम राम जी, राम राम मेरे भाई, ठीक है। संजय, बता दिया मैंने डीएल का। किसी और भाई को कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक किसी को कुछ पूछना तो बता दो। यानी कि हम जो है, हम जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया बच्चे, हमने इसके अंदर जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, हमने इसके अंदर साल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। लेकिन मैं एक बार प्रोटीन के ऊपर वापस आना चाहता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा है, सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कहां पर इनका निर्माण होता है, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे मेरे भाई फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने यहां पर 4 टाइप के प्रोटीन पढ़े मेरे भाई। सबसे पहला हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने एल्ब्यूमिन। कौन सा पढ़ा मेरे भाई? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन पढ़ा। कौन सा पढ़ा बच्चे? एल्ब्यूमिन। अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई छोटी मोटी समस्या भी हो तो बता दो ना मुझे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत, कोई वर्ड ऐसा और लग रहा हो कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में 1 सेकेंड होल्ड करेंगे बच्चे। हेलो, चलो अभी एल्ब्यूमिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना बच्चे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, ठीक है, वही तो एल्ब्यूमिन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोटीन हमने पढ़ा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की मैं बारे में बात करूंगा तो आप लिखोगे मेरे भाई सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। लिखो सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे छोटा प्रोटीन, ऐसे लिख लो, सबसे छोटा प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाया जाता है, सबसे छोटा प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। मैं बाईलैंग्वेज लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें? दूसरा पॉइंट लिखना बच्चे इसके बारे में, ये जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फाउंड इन
मैक्सिमम अमाउंट, या हिंदी में लिखो पहले, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। हमने कहा था ना टोटल 7% प्रोटीन पाया जाता है, तो उनमें से 4% तो अकेला एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा था कि मेरे भाई टोटल 7% प्रोटीन होते हैं, ये तो पता था ना कि जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, उसकी मात्रा कितनी होती है, 7% होती है। तो उन 7% में से अकेला ये 4% पाया जाता है, 4% पाया जाता है अकेला, भाई साहब ये 4% पाया जाता है आप लोगों का एल्ब्यूमिन। अच्छा अब आगे सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका निर्माण कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, इसका निर्माण कौन करता है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो इसको प्रोड्यूस करता है बच्चे हमारा लीवर। कौन करता है, लीवर, या जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ध्यान से सुनना, भले ही ये प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, कौन सा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भले ही हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है मेरे भाई, लेकिन इसका निर्माण जो करता है ना वो कौन करता है, लीवर करता है। यही प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है, ठीक है, लिखोगे मेरे भाई, यही प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है, यही प्रोटीन, यही प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। फाउंड ऑल्सो इन, फाउंड ऑल्सो इन एग, अंडे के अंदर, अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है जो हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, बीच में एक येलो वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर तो फैट ज्यादा मिलती है, इसके अंदर यही प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कैंसर के डिस्टर्बेंस में यही प्रोटीन होता है, ठीक है, लिखोगे मेरे भाई, कैंसर में, कैंसर में, कैंसर में इसी प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है, इसी प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है, इसी प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है। मतलब यही प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, मतलब इसका अमाउंट कम ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली तो कम ही होता है, ठीक है। कैंसर में इसी प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है, जब हमें कैंसर वाली बीमारी हो जाती है तो कौन से प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है, कौन से प्रोटीन के ऊपर फर्क पड़ता है, कौन से प्लाज्मा के प्रोटीन के ऊपर फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा, तो आप कहोगे सर एल्ब्यूमिन के ऊपर। किसके ऊपर, एल्ब्यूमिन के ऊपर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूंगा, आप लोगों ने दो बीमारियों के बारे में सुना हुआ, ठीक है, उन दोनों बीमारियों के बारे में, एक होती है क्वाशियोरकर और एक होती है मेरेस्मस, जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है ना। सुना इस बीमारी के बारे में, क्वाशियोरकर, अरे लिख लोगे ना इंग्लिश वालों, लिख लोगे मेरे बच्चों, क्वाशियोरकर। और मेरे भाई दूसरी कौन सी होती है, और मेरेस्मस, और मेरेस्मस, मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस, मेरेस्मस, ठीक है। इन बीमारी में क्या हो जाता है मेरे भाई, आप लोगों का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, ठीक है, ठीक है, जिससे आप लोगों को ओबेसिटी हो जाती है ना, जिससे आप लोगों को क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का नाम सुना है, किस किस बच्चे ने ओबेसिटी का नाम सुना है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, किस किस ने सुना है, या फिर ओडिमा सुना हो, या फिर खाली ओडिमा सुना हो। ओबेसिटी या ओडिमा, पेट फूल जाना जो होता है ना मेरे भाई, पेट फूल जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी या ओडिमा कह देते हैं। इसी बीमारी को हम क्या कह देते हैं, ओबेसिटी कह देते हो, या आप लोग क्या कह देते हो मेरे भाई, और ओडिमा कह देते हो, ओडिमा, हिंदी में भी यही लिखोगे, मोटापा बोल दो यार, और हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या लिख लोगे, मोटापा बोल दो, मोटापा। तो ये जो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस में पेट फूल जाता है ना, ये इसी प्रोटीन की कमी के कारण, इस बीमारी के अंदर कौन से प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। मैं लिख रहा हूं एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की क्या हो जाती है मेरे बच्चे, कमी हो जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की क्या हो जाती है मेरे बच्चे, कमी हो जाती है। अभी तक तो हमने फंक्शन बताया नहीं, मैंने कहा एल्ब्यूमिन के बारे में दो बातें तो तुम सबको याद होनी चाहिए। पहली ये कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूसरी ये कि सबसे छोटा होता है। पहली तो ये कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूसरी ये कि मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन 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 सबसे छोटा प्रोटीन है। ये क्या है आप लोगों का, सबसे छोटा प्रोटीन है। चलिए अब आगे, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। नोट करवाऊं भाई, फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, लिखो मेरे बच्चे, फंक्शन, फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के कार्य, एल्ब्यूमिन के कार्य, एल्ब्यूमिन के
कार्य। अगर एल्ब्यूमिन के कार्य की बात करूंगा तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट, मुख्य, ऐसे भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट या मुख्य लिखो, फेमस या प्राइमरी लिख दो यार, प्राइमरी। इसका प्राइमरी, प्राथमिक जो फंक्शन होता है, प्राथमिक, वो होता है ओस्मो रेगुलेशन, वो होता है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, या हिंदी में आप इसको लिखोगे रक्त के प्राशरण को नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित करना, रक्त के प्राशरण को नियंत्रित करना। ठीक है, अरे ऑस्मोसिस प्रोसेस सुना होगा, है ना, जिसको प्राशरण वो कहते हैं हम लोग। तो प्राशरण का काम क्या होता है? ब्लड जब कहीं से जा रहा है, कहीं से किसी, मान के चलो वेन से किसी ऑर्गन के अंदर आ रहा है, ऑर्गन में भी दूसरी वेन्स के अंदर, फिर आर्टरीज के अंदर, ऐसे जो इसका आप लोग का प्राशरण होता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? सेकंड की अगर मैं बात करूंगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का स्थानांतरण। इसमें क्या करता है मेरे भाई? ये पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है बच्चे? पोषक तत्वों का स्थानांतरण भी करता है। बस एल्ब्यूमिन के दो ही काम हमें याद रखने, और कोई काम हमें याद नहीं रखना। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो होता है सबसे छोटा प्रोटीन होता है। ओके मेरे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई। कहाँ पे होता है इसका निर्माण कौन करता है? लीवर। एक ये बात याद रखनी है आप लोगों को। राम राम मेरे भाई रोहितास गुज्जर, प्रीति कौशल। सर एल्ब्यूमिन का कहा मैंने बता दिया बच्चे। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कहीं पढ़ा है ऐसा? किसी ने पढ़ा है कभी ऐसे? पूरे यूट्यूब पे क्लास छान के मार के आना, फिर आना मेरे पास में। ठीक है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ कंपेयर करना सिखा रहे हैं। कंपेयर करना सीखो, कहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। अब आगे लिखो मेरे भाई, दो प्रोटीन और थे, प्रोथ्रोम्बिन ए प्लस में फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस में फाइब्रिनोजन प्लस में फाइब्रिनोजन। ये दो है सबसे कम अमाउंट में, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे कम मात्रा में पाए जाते सबसे कम मात्रा में पाए जाते सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। कितने परसेंट होते हैं? जो 7% होता है उनमें से 0.6% होते हैं ये। ठीक है, 0.6% होते हैं। इनका अमाउंट जो होता है 7 में से 0.6% ही होते हैं। 4% मैंने आपको बताया एल्ब्यूमिन होता है, सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन लेसर अमाउंट। सेकंड, ध्यान से सुना मेरी बात को। ये जो आप लोग का प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये क्या है? सबसे बड़े प्रोटीन है, सबसे छोटा कौन सा था? एल्ब्यूमिन। ये क्या है? सबसे बड़े प्रोटीन है, सबसे बड़ा प्रोटीन है। दोनों ही सबसे बड़े हैं, यानी कि सबसे बड़ा कौन है? प्रोथ्रोम्बिन, फिर उससे फाइब्रिनोजन, फिर ग्लोब्यूलिन, फिर एल्ब्यूलिन सबसे छोटा, प्रोथ्रोम्बिन सबसे बड़ा, फिर फाइब्रिनोजन, यानी कि दोनों के दोनों बड़े हैं, तो सबसे बड़ा प्रोटीन है। तो आप लिखोगे बच्चे लार्जेस्ट प्रोटीन है। तीसरी बात, इनका निर्माण, इनको प्रोड्यूस कौन करता है बच्चे? तो आप कहोगे सर इनको प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है, हमारा यकृत करता है। इनका निर्माण भी कहां से होता है? यकृत से होता है, लेकिन पाए किस में जाते हैं? हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बच्चे? हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? आप लिखोगे सर इनका कार्य, या फिर आप इंग्लिश में बोलोगे कि भाई साहब इनका फंक्शन क्या होता है। तो आप लिखोगे ये प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु के साथ मिलकर
बिंबाणु के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमने में मदद। ठीक है, मान के चलो आपको जो चोट लग जाती है ना, घाव वगैरह हो जाता है, उसके अंदर से ब्लीडिंग आती है, फिर धीरे धीरे वो ब्लीडिंग रुक जाती है, उसके ऊपर एक है ना ब्लैक ब्लैक लेयर हो जाती है, फिर बाद में जो है नॉर्मल स्किन जैसी हो जाती है। तो वो रक्त का बहना रुक जाना है ना, हमारे बाहर जो आउटर बॉडी होती है उसके अंदर कहीं भी चोट लग जाए, उसके अंदर से ब्लीडिंग आएगी, वो ब्लीडिंग फिर अपने आप जो रुक जाती है ना, वो किसके कारण रुकती है? वो इन्हीं के कारण रुकती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के साथ। ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं? बिंबाणु। बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स के साथ मिलकर। ठीक है, तो आप लिखोगे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग विद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या करते हैं? हमारी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ये काम होता है किसका? फाइब्रिनोजन का और प्रोथ्रोम्बिन का। कैसे ये आप लोग का रक्त का थक्का जमाते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगा और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। 7-8 मिनट का टॉपिक है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने में। कैसे वो समय लगता है, कौन कौन कैसे काम करता है, उसके ऊपर पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा कि किसी इंसान को चोट लगी है, फिर उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, पूरा एक आप व्यू देखोगे उसके ऊपर, कभी नहीं भूलोगे ऐसी चीजों को। तो हमने पहला पढ़ा, कुछ भी याद नहीं हो रहा ना, कुछ भी याद नहीं हो रहा, इतना याद रखो, एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे छोटा प्रोटीन है, निर्माण कौन कर रहा है उसका? हमारा लीवर कर रहा है। फंक्शन क्या है मेरे भाई? ओस्मो रेगुलेशन का कार्य है। ठीक है, यानी कि रक्त के प्राशरण में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा हमने बताया आप लोगों को फाइब्रिनोजन और प्लस में प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं, सबसे बड़े प्रोटीन है, सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, और मेरे भाई इनका निर्माण भी हमारा कौन करता है? लीवर करता है। अब एक प्रोटीन और रह गया, उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन हमने सबसे बड़ा पढ़ा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे? ग्लोब्यूलिन के बारे में। ग्लोब्यूलिन थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि उसके फंक्शन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ो मेरे बच्चे, हेडिंग डालो। जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन था उसका नाम क्या था मेरे भाई? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा, सबसे कम, उसका तो फंक्शन ही खत्म हो गया। तो इसके बारे में सीधी एक बात लिखेंगे हम, यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। यह हेमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, के निर्माण में मदद करता है, के निर्माण में मदद करता है, मदद करता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में क्या करता है? ये हमारी मदद करता है। हेमोग्लोबिन में दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोब्यूलिन, है ना। एक होता है हीम, HEME, हीम, और प्लस में एक होता है आप लोगों का ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चे? हेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। दोनों मिल जाते हैं आपस में, और फिर किसका निर्माण करते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट, आगे सुना मेरी बात को ध्यान से। ग्लोब्यूलिन जो है इसका निर्माण, ध्यान से सुनना, इसका निर्माण, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि इसका निर्माण कहां पर होता है, तो मेरे भाई इसका निर्माण होता है प्लाज्मा में। यानी कि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोड्यूस किया जाता है हमारे प्लाज्मा के द्वारा, लेकिन पूरा प्रोड्यूस नहीं किया जाता हमारे प्लाज्मा के द्वारा। मैं आगे चल करने इसके टाइप बताऊंगा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। अभी ध्यान से सुनना, पहले मैंने कहा एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन हमारे लीवर में बनता है, लेकिन ग्लोब्यूलिन का जो निर्माण होता है वो हमारे कहां पर होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है। यानी कि इसको प्रोड्यूस कौन करती है? हमारी प्लाज्मा सेल करती है। हमारी प्लाज्मा कोशिकाएं जो है वो इसका निर्माण करती हैं, किसका? ग्लोब्यूलिन का। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, पहचानिए इनमें से कौन सा प्रोटीन है जिसका निर्माण हमारी प्लाज्मा सेल करती है, हमारी प्लाज्मा करती है? तो आप कहोगे सर ग्लोब्यूलिन। बाकी तीनों का निर्माण कौन कर रहा था? लीवर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी तीनों का निर्माण कौन कर रहा था? लीवर। हमारे इसका ग्लोब्यूलिन का निर्माण कौन करता है बच्चे? प्लाज्मा करता है। हमारे ग्लोब्यूलिन का निर्माण कौन करता है मेरे बच्चे? प्लाज्मा करता है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो मेरे भाई, बोलो।
आगे समझ में? चलो अब आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, है ना, थोड़ा सा सीखो भी ये इसके बारे में, इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं कहूंगा सर टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन, टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन के प्रकार, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन के प्रकार। अगर मैं ग्लोब्यूलिन के प्रकार की बात करूंगा तो इसमें 3 टाइप का होता है। पहला होता है मेरे भाई अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। दूसरा होता है बीटा ग्लोब्यूलिन। तीसरा होता है मेरे भाई गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, हिंदी में लिख दूं क्या? यहां पर लिखोगे अल्फा, लिख लोगे आगे तो ग्लोब्यूलिन तो अल्फा, दूसरा लिखोगे बच्चे बीटा, और तीसरा लिखोगे बच्चे गामा, गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रोड्यूस बाय लीवर। इनका प्रोड्यूस यानी कि इनका जो निर्माण है, इनका जो उत्पादन है, इनका जो निर्माण है या उत्पादन है, वो कौन कर रहा है? हमारा लीवर कर रहा है। और ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है, इसका जो प्रोडक्शन है, भाई बात में, इसको जो प्रोड्यूस करता है मेरे भाई, वो कौन होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं प्लाज्मा, है ना, वो कौन होते हैं? प्लाज्मा। किस टाइप के ग्लोब्यूलिन का निर्माण प्लाज्मा करता है? गामा ग्लोब्यूलिन का। किसका बच्चे? गामा ग्लोब्यूलिन का। गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण जो है हमारा कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ग्लोब्यूलिन का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बातें सही है। आई बात में, अल्फा और बीटा इनका होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा मेरे भाई इसके फंक्शन की, ग्लोबुलिन जो है इसका कार्य क्या होता है? कार्य, तो इसका कार्य भी वही होता है, कोई खास नहीं होता। तो आप लिखोगे मेरे भाई यह पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, पोषक तत्वों के स्थानांतरण में मदद, स्थानांतरण में मदद करता है, में मदद करता है। पोषक तत्वों के स्थानांतरण में क्या करता है? मदद करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 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 हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों के दोनों आप है ना, इनके बारे में लिखना है। ये कार्य इसके ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखना, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों के दोनों ये इसका कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका कार्य करते हैं। तो फिर गामा ग्लोबुलिन क्या करता है? गामा ग्लोबुलिन क्या करता है? तो ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म को बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी जो सुरक्षा प्रणाली होती है ना, उसका निर्माण करता है। सुरक्षा प्रणाली का निर्माण, सुरक्षा प्रणाली का क्या करता है मेरे भाई? निर्माण करता है। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यही बनाता है, हमारी बॉडी की जो सुरक्षा करने का काम करता है वो आप लोगों का यही करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई। हो गया मेरे भाई? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो यार, बोलो भाई। हो गया? चलो अब आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से। जो आप लोगों का अल्फा ग्लोबुलिन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है इस अल्फा ग्लोबुलिन से। इसके भी मेरे भाई टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं। कभी ब्लड रिपोर्ट देखोगी किसी की तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे ऐसे लिखा होता है IgA, IgD। कभी देखा है ऐसे IgA, IgA, IgG? ऐसे लिखो मेरे भाई, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लिखो IgG, फिर लिखो IgA, फिर लिखो IgD। ये GAD, इसको ऐसे याद रखना मेरे भाई, नहीं, GAMDE आएगा, GAMD और E। ठीक है, E। ये होते हैं 5 टाइप के होते हैं। यानी कि जो हमारे अल्फा ग्लोबुलिन है, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा बच्चे जो है इसके ऊपर जाए ना जाए आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी पढ़ोगे तब भी काम हमारा चल जाएगा इससे। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी इसके अंदर से, वो ये है अल्फा ग्लोबुलिन जो है इसके टाइप होते हैं IgG,
ये अल्फा ग्लोबुलिन, ये आप लोगों का जी से जी, और फिर ये आपका ग्लोबुलिन जी हो गया, ग्लोबुलिन ए हो गया, ग्लोबुलिन एम हो गया, ग्लोबुलिन डी हो गया, और ग्लोबुलिन ई हो गया, है ना। जब ध्यान से सुनना, जब इनमें से इसका स्तर बढ़ जाएगा आईजीई, जब इसका स्तर बढ़ जाता है, जब इसका स्तर बढ़ जाता है, जब इसका स्तर बढ़ जाता है, इसका स्तर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो खून में, तो खून में एलर्जी बनती है। खून में क्या बनती है मेरे भाई? एलर्जी बनती है ना, एलर्जी बनती है। अब जैसे आपने एलर्जी का टेस्ट करवाया, तो एलर्जी के लिए डॉक्टर आप लोगों को क्या कहेगा कि जाओ भाई एक मैं टेस्ट देता हूं, ब्लड ये टेस्ट करवा लो। आप ब्लड का टेस्ट करवाने चले गए एलर्जी का, आपने कहा जी एलर्जी का टेस्ट करवाना है, ये एलर्जी धारा हो रही पूरी बॉडी पे, खारिज करी जाओ हो, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारा खून निकाला, खून निकाल के तुम्हारा टेस्ट किया, जैसे उसने टेस्ट किया तो वो देखेगा कि इसका लेवल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आईजीई जो है ना, ग्लोबुलिन एलर्जी, आईजीई जो है ना वो ग्लोबुलिन एलर्जी के लिए है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों का। तो ग्लोबुलिन जो एलर्जी के लिए टेस्ट होता है उसमें आईजीई चेक किया जाता है। तो रक्त एलर्जी, रक्त के अंदर जो एलर्जी होती है उसके लिए आपका जो टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसके अंदर किसके बारे में देखा जाएगा? आईजीई के बारे में देखा जाएगा, यानी कि आई इसके लिए है और जी मतलब ग्लोबुलिन एलर्जी मेरे भाई। ये बात मैं तुम्हें लिखाना चाहता था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो देखो मेरे बेटे, कुछ भी याद नहीं हुआ ना तो सिर्फ इतनी बात याद रखना। सबसे पहला प्रोटीन था एल्ब्यूमिन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो सबसे छोटा प्रोटीन होता है, उसका काम होता है रक्त के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका संवहन करना। दूसरा मेरे भाई ओस्मो रेगुलेशन का उसका काम होता है, प्रासरण को नियंत्रित करने का उसका क्या होता है? काम होता है। उसका निर्माण कौन करता है? हमारा लीवर करता है। इतनी बात याद रख लो। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, लीवर जो है उनको बनाने का काम करता है, और सबसे बड़े प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर यही होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। सबसे छोटा कौन सा बताया मैंने आप लोग को? एल्ब्यूमिन। सबसे कम मात्रा में कौन होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। किसके साथ मिलकर? प्लेटलेट्स के साथ मिलकर हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन जो है मेरे भाई आप लोगों के शरीर के अंदर, यही जो एल्ब्यूमिन है ना, सॉरी ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन तो हमने पढ़ चुके। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। हीम प्रोटीन के साथ ग्लोबुलिन मिलता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। उसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है, वो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। इसके बाद हमने कहा कि ये मेरे भाई आप लोगों की बॉडी के अंदर ये जो तीन टाइप का होता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा और बीटा का निर्माण लीवर करता है, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसका निर्माण कौन करता है? आप लोगों का प्लाज्मा करते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसका निर्माण कौन करता है? हमारा प्लाज्मा करता है। ठीक है, वे दोनों काम किसका करते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं उनका संवहन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन जो आप लोगों का गामा ग्लोबुलिन होता है वो आगे चलकर 5 टाइप का हो जाता है, GAMDE, GAMDE। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है गाम डी, है ना, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है गाम डी। अब आप अपनी तरीके से देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब एलर्जी का टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं मेरे भाई? आप लोगों का ग्लोबुलिन ई देखते हैं। ई यहाँ एलर्जी के लिए, आई बात में, ग्लोबुलिन ई देखते हैं मेरे भाई, आई बात में। तो ग्लोबुलिन में ये आप लोग का जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो हमें पता चलता है हमारे खून में एलर्जी बनती है। मैंने सभी प्रोटीनों का काम बता दिया, मैंने प्लाज्मा को पूरा पढ़ा दिया। तुम्हें कोई भी डाउट हो प्लाज्मा के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताओ मेरे भाई, प्लाज्मा के बारे में कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो। हाँ जी, बता दो मेरे भाई जल्दी से, बोलो यार। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो? है किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? तो फिर अब मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। देखो, एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा बस नोट से काम चल जाए। तो मेरा मोटो वही है कि तुम्हें बार बार जिंदगी में कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। 1 साल तक मेरी क्लासेस आपके पास रहेगी। अगर आपने आज बैच लिया है, आज जो भी तारीख है उससे अगले साल यानी कि मार्च की जितनी भी तारीख होगी मेरे भाई, वो आप लोगों का एलर्जी के टाइप है क्या सर? लास्ट में, हाँ, मतलब एलर्जी इससे कंसिडर्ड की जाती है। मतलब ये टेस्ट करवाओगे और आईजीई का आपका लेवल बढ़ा मिलेगा तो आपको लोगों को एलर्जी है, एलर्जी कंफर्मेशन आती है इससे। इसका लेवल अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा है तो एलर्जी है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? ये जो है मेरे भाई गामा
गामा जो हम एल्बुमिन सॉरी गामा जो ग्लोबुलिन बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ना आप लोगों को, गामा जो ग्लोबुलिन बोल रहे हैं हम लोग, गामा ग्लोबुलिन जो हम बोल रहे हैं, ये आप लोग के गामा ग्लोबुलिन का टाइप है और ये है मेरे भाई आईजीडी। ठीक है, ये आप लोग का आईजीई, ये आईजीई जो है एलर्जी के लिए, इसमें लेवल बड़ा मिलेगा। ये रिपोर्ट्स वगैरह आती है ना, उनके अंदर होता है, अगर एक होता है नॉर्मल लेवल और एक होता है मेरे भाई आपका रिजल्ट क्या है। तो नॉर्मल लेवल से अगर ये ज्यादा है तो आपको ब्लड एलर्जी है। अगर आज के बाद आपके हाथ में रिपोर्ट आई और आपने एलर्जी का टेस्ट करवाया, कुछ नहीं देखना, जाकर इसको देखना है। अगर आपने एलर्जी का टेस्ट करवाया है, कुछ नहीं देखना, आपका लिखा मिलेगा रिजल्ट इतना है और नॉर्मल रेंज इतनी होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज से अगर आपका रिजल्ट ज्यादा है तो आपको एलर्जी है, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। इतनी रिपोर्ट तो आपने खुद पढ़ ली कि हाँ भाई मुझे एलर्जी है। मेरे पास जितनी रिपोर्ट आती है उनमें से मोस्टली मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इनकी नॉलेज है। तो इनसे हमें ना रिपोर्ट पढ़नी भी सीखते हैं इस चैप्टर से। चलो मेरे भाई, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मैं भूल गया, तुम लोगों ने कहीं पे और, हाँ मैं कह रहा था, अगर आज आपने मेरा कोर्स लिया है या स्टडी मंत्रा कोई कोर्स 1 साल तक आपके पास है, एक बार कोर्स लो, उसमें इतना कंटेंट पढ़ो कि आपको कुछ और करने की जरूरत ना पड़े, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ से क्लास ली, क्वेश्चन लगाए, यहाँ से क्लास ली, क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, बुकें ले लो, मार्केट में घटना चक्र की बुक आती है, पिनेकल की बुक आती है मेरे भाई। अल्फा लिख रखा है आपने, अल्फा लिख दिया क्या मैंने, कहाँ अल्फा लिख दिया यार, गामा है मेरे बच्चे, ये मेरी तरफ से गामा है, गामा ग्लोबुलिन है ये। अल्फा तो ऐसे लिखा जाता है, अल्फा तो ऐसे लिखा जाता है, ये आप लोगों का बीटा ऐसे लिखा जाता है और गामा जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये गामा लिख रखा है मैंने, कहां पर लिख रखा है मैंने बताओ। ये गाम डी, ये गाम डी मैंने याद करने के लिए बताया यार, आई जी ए एम डी और ई, ये याद करने के लिए बताया बच्चे मैंने। ये सबके आगे आई जी तो लगेगा ही लगेगा, है ना। ये 5 टाइप के मैंने बताए, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी, ये याद करने की ट्रिक है बच्चे। ये आप लोगों की एक ट्रिक बताई है मैंने, गाम डी जो है इसकी एक ट्रिक है, जी ए एम डी ई, जी ए एम डी ई, ये ट्रिक है एक इसकी, आवाज में गाम डी जो है इसकी एक ट्रिक है। कहां अल्फा लिख रखा है, अल्फा बच्चे, अल्फा ऐसे लिखा जाता है, अल्फा ऐसे, बीटा ऐसे और गामा ऐसे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा आकार क्या होता है, लिखो मेरे भाई, इट मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, इट मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, रक्त के पीएच मान को नियंत्रित रखता है, रक्त के पीएच मान को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, दूसरा, ध्यान सुना मेरी बात को, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, अभी पढ़ के आए ना, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के प्रासरण में मदद करता है, रक्त के प्रासरण में मदद करता है, रक्त के प्रासरण में मदद करता है। थर्ड, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के प्रासरण में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा, ध्यान सुना मेरी बात को, और क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, क्योंकि प्लाज्मा में सारी चीजें होती है। रक्त का थक्का जमने में मदद, थक्का जमने में मदद, मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ ब्लड, लिक्विडिटी ऑफ ब्लड, रक्त की द्रवता को बनाए रखता है। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं मेरे भाई इसके, बनाए रखता है। यानी कि जो हम ब्लड पढ़ रहे हैं और ब्लड की जो हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, उस कॉम्पोजिशन में से पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है प्लाज्मा। मेरे ख्याल में प्लाज्मा से तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहा होगा, या फिर इतना प्लाज्मा तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। अगर पढ़ा है तो मुझे बता दो, अच्छी बात है। कोई डाउट तुम्हारे मन में चल रहा है छोटा मोटा भी, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है ना, ये पूरा हमने पढ़ दिया।
आपने पढ़ा वाटर 90 से 92% होता है, पानी ही सबसे ज्यादा, प्रोटीन 7% होता है, एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। सबसे कम जो होता है मेरे भाई प्रोथ्रोम्बिन होता है, सबसे ज्यादा जो होता है एल्ब्यूमिन होता है, सबसे छोटा जो होता है एल्ब्यूमिन होता है, सबसे बड़ा जो है प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, उसके बारे में। साल्ट मैंने बता दिया, बाइकार्बोनेट साल्ट होता है। आयंस की हमने बात कर ली, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, मैग्नीशियम सबसे कम होता है। मिनरल्स की हमने बात कर ली कि मेरे भाई जो शुगर का लेवल है वो कितना होना चाहिए, जो आपके फैट का लेवल है, वसा का लेवल है वो कितना होना चाहिए। और इसके बाद हमने बात की कि मेरे भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसका लेवल कितना होना चाहिए। ये सारी बातें हमने इसके अंदर कर ली। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, वरना फिर हम पार्ट शुरू करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स वाला। हाँ जी, वरना फिर हम पार्ट शुरू करेंगे कौन सा मेरे बच्चे, ब्लड कॉर्पसल्स वाला। कल की पीपीटी मिल गई थी तुम सबको? नहीं मिली है तो टेलीग्राम पे जाना, स्टडी मंत्रा एजुकेशन टेलीग्राम पे, वहां पर आपको डली मिल जाएगी। इसके अलावा वो आपको जो नोट्स एंड डाउट वाला ग्रुप है उसके अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। चलो अब नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स यानी कि इनको हम बोलेंगे रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। इनको हम क्या बोलेंगे, रक्त कणिकाएं बोलेंगे। ये क्या है, सॉलिड पार्ट इन ब्लड है, आप ऐसे कह सकते हो, सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट इन ब्लड। रक्त में ठोस वाला भाग, रक्त में ठोस वाला भाग, ठोस वाला भाग, ठोस वाला भाग है। रक्त में क्या है बच्चे, ठोस वाला भाग है। ये आप लोग के 3 टाइप के होते हैं बच्चे, ठीक है। ये आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं। ये आपके कितने टाइप के होते हैं बच्चे, 3 टाइप के होते हैं। पहले होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरे होते हैं ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे होते हैं मेरे भाई आप लोगों के प्लेटलेट्स, या इसको है ना थ्रोम्बोसाइट लिखना, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। हिंदी में भी यही, हिंदी में अलग नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे एरिथ्रोसाइट्स। ये होते हैं मेरे भाई ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और ये होते हैं मेरे बच्चे थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। एरी, एरी जो वर्ड है ना, एरी, एरी का मतलब है रेड, ठीक है। एरी मतलब रेड। एरिथ्रो, थ्रो, थ्रो जैसे थ्रोम्बोसाइट हो गया, सब में ल्यूकोसाइट हो गया। एरी का मतलब है रेड, ठीक है, रेड। साइट्स वर्ड जो है यहां पर, साइट्स इसका मतलब है सेल, इसका मतलब क्या है, सेल है, कोशिका है। यानी कि लाल, इसका मतलब है लाल, और इसका मतलब क्या है, कोशिका। इसका मतलब ये क्या होगी मेरे भाई, लाल कोशिका है, लाल कोशिका है। थ्रो मतलब रक्त के लिए, तो ये हमारी रक्त में पाई जाने वाली लाल कोशिका है, जिनको हम कहते हैं लाल रक्त कोशिका, जिनको हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, या लाल रक्त कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कणिका कहते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। तो आरबीसी जो है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम कह लो चाहे एरिथ्रोसाइट है, मैंने तो मतलब समझाने की कोशिश की है। एरी का मतलब रेड, साइट का मतलब सेल, यानी कि जो थ्रो मतलब कणिकाओं के लिए है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली आरबीसी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरी जहां पे लिख जाए ना, वहां पे आप ये समझ लेना कि वो लाल रंग की बात कर रहा है। ल्यूको, ल्यूको जो होता है ना, ल्यूको, ल्यूको वर्ड, ये रंगहीन चीजों के लिए होता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ल्यूको, ल्यूको मतलब कलरलेस, कलरलेस। अब कई लोग ये समझते हैं कि व्हाइट है ना एक कलर होता है, एक्चुअल में व्हाइट जो होता है वो आप लोगों का कलर नहीं होता। व्हाइट जो होती है वो रंगहीन चीजें होती हैं बच्चे। तो ल्यूको, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको का मतलब क्या है बच्चे,
ल्यूको का मतलब है रंगहीन। क्या होता है मेरे भाई? रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक है, रंगहीन। तो व्हाइट भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। और साइट्स का मतलब आप सबको पता ही चल गया, अभी अभी मैंने बताया कि साइट्स का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल यानी कि कोशिका। तो इसका मतलब बन जाएगा आप लोगों का व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएंगे, कॉर्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? श्वेत रक्त कणिका हो जाएगी, श्वेत रक्त कणिका हो जाएगी। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट जो थे, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब यहां पर पता है किसके लिए है? रक्त का थक्का जमने के लिए। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो वर्ड जो है ज्यादातर यहां पर यूज होता है क्लोटिंग के लिए। किसके लिए? क्लोटिंग के लिए। क्लोटिंग मतलब थक्का, रक्त का थक्का जमने के लिए। तो इसके अंदर जो होते हैं मेरे भाई, वो हमारे क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम हिंदी में, सॉरी, दूसरे नाम पर क्या देते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही जो दूसरा नाम है हिंदी में, इसको बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे हिंदी में? प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहा जाता है, बिंबाणु कहा जाता है। तो बिंबाणु। ठीक है। अब ब्लड कॉर्पसल्स जो कि कितने परसेंट पार्ट है हमारे ब्लड का, आप लोगों को पता चला कि सर ये तो 45% है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अब आगे। इसमें सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। एक क्लास पूरी आरबीसी के ऊपर, दो क्लास ल्यूकोसाइट के ऊपर और एक क्लास थ्रोम्बोसाइट के ऊपर, 4 क्लास और अभी इसके ऊपर आएगी। फिर हमारा हार्ट शुरू होगा। लेकिन आप इतना समझ जाओगे कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती है, वो कम ज्यादा क्यों होती है? होती है ना, डेंगू के अंदर कम हो जाती है ना। क्या क्या नुकसान होगा, कैसे अमीन की पूर्ति होंगे। बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट्स ठीक ठाक हो जाती है? आई बात सुनिए। प्लेटलेट्स को मेंटेन कैसे रखेंगे, नारियल का पानी कैसे इफेक्ट डालता है, आरबीसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। संख्या कितनी होती है, कैसे काम करती है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है। ऐसे डब्ल्यूबीसी उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, वायरस से कौन प्रोटेक्शन देता है, और जब हमें एचआईवी एड्स हो जाती है तब उसके अंदर हमारे कौन से जो है आप लोगों के डब्ल्यूबीसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे आदमी मरता है, ये सारी बातें करेंगे। एक बीमारी और हो जाती है जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर, जिसको कहा जाता है रक्त कैंसर। वो डब्ल्यूबीसी के अंदर जब बढ़ोतरी होगी तभी हमें जो है आप लोगों का ल्यूकेमिया होता है। इन सब के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कल स्टार्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट को। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत सभी को भाई।